हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस एज फाउंडेशन। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करें। संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन क्या होते हैं? संसाधन हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। और विकास मतलब क्या होता है? विकास मतलब होता है डेवलपमेंट। क्या होता है? डेवलपमेंट। संसाधन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज। और विकास को डेवलपमेंट। संसाधन को बोलते हैं रिसोर्सेज और विकास को क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर कम से कम 8 से 10 मार्क्स के बीच में ये अपने क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। तो इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करेंगे, नोट्स के साथ तैयार करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। यस, फर्स्ट में क्या आता है? संसाधन। संसाधन क्या होते हैं? हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे ये पेन हो गया, हवा हो गई, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, ये सब क्या है? हमारे आसपास में मौजूद होते हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे हम? संसाधन। क्या कहते हैं? संसाधन। जो हमारी आवश्यकताओं की, हमारी डेली नीड्स को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। तो संसाधन एक मनुष्य के लिए संसाधन बहुत ज़रूरी होता है। मनुष्य के लिए संसाधन बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमें संसाधन मिलता कहाँ से? संसाधन हमें कहाँ से मिलता है? तो वो हमें मिलता है प्रकृति से। कहाँ से? नेचर से। कहाँ से? नेचर से हमें मिलता है। हमें संसाधन कहाँ से मिलेगा? इस नेचर से मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसको क्या करते हैं कि भाई उसको हम टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के द्वारा हम क्या करते हैं? उस संसाधन का निर्माण करते हैं। जैसे ये पेन है कोई, तो ऐसा तो है नहीं कि ये पेन हमें डायरेक्टली प्रकृति के द्वारा मिल गया। ऐसा नहीं है। ये पेन हमें प्रकृति के द्वारा नहीं मिला है। हमने इसके अंदर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है, तब जाके हमें ये क्या मिला? पेन प्राप्त हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले मनुष्य क्या करता है? प्रकृति से संसाधन लेता है। उसके बाद उसके अंदर प्रौद्योगिकी के द्वारा क्या करता है? निर्माण करता है। और फिर विभिन्न संस्थाओं में उसका बांटने का काम करता है। क्या करता है? बांटने का काम करता है। तो मनुष्य और प्रकृति और प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के अंदर क्या है? एक संबंध बन जाता है। क्या बन जाता है? संबंध बन जाता है। तो अपन ये लिखेंगे कि मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। किसके साथ क्रिया करेगा? प्रौद्योगिकी के द्वारा क्रिया करेगा। और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करेगा। ठीक है बेटा। तो उसके बाद आता है अपना संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? सरल भाषा में होता है हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं होती है जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। यानी हमारे पर्यावरण में उपस्थित वह वस्तुएं जिनका उपयोग हमारे पर्यावरण में उपस्थित वह वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में करते हैं, संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है? संसाधन। तो उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए हवा, पानी, मिट्टी आदि। ये हम उदाहरण हो जाएंगे इसके। तो हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? संसाधन। समझ में आ गया? उसके बाद अपन करेंगे संसाधन की विशेषताएं। अच्छा भाई, कोई भी चीज हो
तो उसकी विशेषताएं भी होंगी, उसकी समस्याएं भी होंगी। तो हम पहले इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। भाई संसाधन की विशेषता क्या होती है? संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरीके का, दोनों प्रकार का होता है। यानी संसाधन एक तो प्राकृतिक भी होता है और मानव निर्मित। प्राकृतिक कौन से होते हैं? जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित जिसे हम मनुष्य बनाते हैं। जैसे प्राकृतिक कौन से होते हैं? हवा, पानी, मिट्टी, लकड़ी, ये सब क्या होंगे? प्राकृतिक संसाधन। कौन से? प्राकृतिक संसाधन। और मानव निर्मित कौन से होंगे? जिन्हें हम बनाएंगे। जैसे ये पेन हो गया और लकड़ी की टेबल हो गई। क्या हो गई? लकड़ी की टेबल, जिसे हमारे मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट है, संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। संसाधन क्या होते हैं? सीमित मात्रा में होते हैं। यानी जैसे पूरी पृथ्वी पानी है, जैसे पृथ्वी पे पूरी जगह पानी नहीं होता है, पानी सब जगह नहीं होता है। तो पानी पीने योग्य अलग होता है, समुद्र का पानी अलग होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पानी हमारे पास बहुत सारा है या उसकी कोई सीमा ही नहीं है। हम यूं बोल सकते हैं कि भाई पानी हमारे पास पीने योग्य कम है और समुद्र वाला ज़्यादा है, तो उसे हम कहेंगे संसाधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद संसाधन विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में हमारी सहायता करते हैं तथा हमें सेवाएं भी प्रदान करते हैं। किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए हमें उसकी क्या जरूरत होगी? संसाधन की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? संसाधन की जरूरत होगी। तो संसाधन विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करने में हमारी क्या करते हैं? सहायता करते हैं और सेवाएं भी प्रदान करते हैं। संसाधनों को उपयोगी बनाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कोई लकड़ी है, तो उस लकड़ी से हम डायरेक्ट हम टेबल नहीं बना सकते हैं, उसे हम प्रौद्योगिकी द्वारा हमें उसका निर्माण करना पड़ेगा, तब जाके हम उसका लकड़ी से हम टेबल बना सकते हैं। ठीक है। तो संसाधनों को उपयोगी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? प्रयास। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? संसाधनों का वर्गीकरण। अच्छा भाई, संसाधनों को हमने चार भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में? 4 भागों में। तो एक तो है उत्पत्ति के आधार पर, एक है साम्यता के आधार पर, एक है स्वामित्व के आधार पर और एक है विकास के स्तर के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है? उत्पत्ति के आधार पर होता है उत्पन्न करना। मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना। उत्पत्ति मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना। जो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हुए? जैव और अजैव। कौन कौन से? जैव और अजैव। अच्छा, सेकंड आता है हमारा साम्यता के आधार पर। कौन सा? साम्यता के आधार पर। तो साम्यता मतलब होता है समाप्ति। साम्यता मतलब क्या होता है? समाप्ति के आधार पर। तो यानी दो है साम्यता के आधार पर, नवीकरण योग्य और अनवीकरणीय योग्य। कौन कौन से? नवीकरण योग्य और अनवीकरणीय योग्य। थर्ड है हमारा स्वामित्व के आधार पर। अच्छा, स्वामित्व के आधार पर क्या हुआ? स्वामित्व में एक चीज दिख रही है हमें, स्वामी यानी निजी, यानी खुद का बोल सकते हैं हमें। तो खुद के आधार पर कौन कौन से हुए? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर कौन कौन से हैं? संभावी, विकसित, भंडारित और संचित कोश। विकास के स्तर पर मतलब जिसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम विकास करना चाह रहे हैं, उसके आधार पर कौन कौन से हैं? संभावी, विकसित, भंडारित और संचित कोश। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, जैव और अजैव। जैव संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जो जैव मंडल से मिलते हैं, यानी प्रकृति से मिलते हैं, जिनके अंदर जान होती है, जिनके अंदर जीवन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं?
संसाधन कहते हैं, यानी जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, मछली, प्राणी, पशु, यानी जो हमें जैव मंडल से मिलते हैं, जिनके अंदर जीवन होता है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखना चाहें तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं सरल भाषा में, जिनमें जान होती है। जिनमें क्या होती है? जान होती है। सेकेंड है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जो जिनमें जीवन नहीं होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। तो इसमें भी अपन लिख सकते हैं, इसमें अपन लिख सकते हैं जिनमें जीवन या जान नहीं होती है। क्या लिख सकते हैं? जिनमें जीवन या जान नहीं होती। तो ऐसे कौन से होते हैं भाई? मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर आदि। कौन कौन से? मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर आदि। क्योंकि ये जिनमें जान नहीं होती है और जिसमें जान होती है, यानी जो जीवन, जिसके अंदर जीवन होता है, उन्हें क्या कहेंगे अपन? जैव संसाधन। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साम्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब साम्यता क्या होता है? साम्यता मैंने क्या बताया था? समाप्ति। साम्यता क्या होता है बेटा? समाप्ति, यानी समाप्ति के आधार पर। तो उसको दो भागों में बांटा गया, एक तो नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। कौन कौन से? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जिन्हें हम भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सीधी भाषा में कहें, जिनका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गई। सौर ऊर्जा क्या होता है भाई? सौर ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से। तो हम जितनी चाहे उतनी सौर ऊर्जा बना सकते हैं। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हमें हवा से। तो हम जितना चाहे उसे हवा को यूज कर सकते हैं। हवा कभी खत्म होगी? नहीं होगी। सूर्य की ऊर्जा कभी खत्म होगी? नहीं होगी। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये संसाधन कौन से हो गए? नवीकरणीय संसाधन, जो कभी खत्म नहीं हो सकते, उन्हें हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, ये क्या हो गई? भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक, ये एक टेक्नोलॉजी की प्रक्रिया हो गई, यानी प्रौद्योगिकी हो गई, जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन, जिन्हें हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। सेकंड है अपना अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन सीधा इसका उल्टा होगा, जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमने, जैसे इसमें उदाहरण क्या होगा? जीवाश्म ईंधन और धातु। क्या क्या होंगे उदाहरण? जीवाश्म ईंधन और धातु। ये मतलब जीवाश्म ईंधन में कौन कौन से हो गए? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गए। तो इनका अपन उपयोग बार बार नहीं कर सकते हैं। जैसे ये सीमित मात्रा में ही होते हैं, तो ये सीमित मात्रा में ही रहेंगे, तो इनका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते, तो उन्हें क्या कहेंगे? हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। समझ में आ गया? साम्यता के आधार पर कौन कौन से पढ़े? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में हमने पढ़ा कि जो बार बार यूज में आते हैं, यानी बार बार उपयोग में आते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन जिन्हें हम बार बार उपयोग में नहीं ला सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर कैसे होगा भाई? 4 भागों में होगा। व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत यानी हम नाम से ही पता चल रहा है कि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का, यानी किसी एक व्यक्ति का, तो जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, मतलब ओनली फॉर एक व्यक्ति के पास होता है, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। यानी कोई हमारे पास एक प्रॉपर्टी है,
तो उसका संसाधन, उसका व्यक्ति, वो कैसा संसाधन हुआ, व्यक्तिगत संसाधन हुआ। कैसा संसाधन हुआ कि वो पर्टिकुलर अपनी ही प्रॉपर्टी और कोई इसे उसे यूज में नहीं ले सकता है। तो ऐसे संसाधन को क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन, जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। उदाहरण क्या हो गए, किसी किसान की जमीन, घर आदि। ऐसे संसाधन जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, यानी ओनली फॉर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास होता है, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कह सकते हैं। सेकंड है अपना सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक मतलब क्या होता है, सामुदायिक मतलब होता है समूह। क्या होता है, समूह में। जैसे कोई कॉलोनी वाले हैं, तो कॉलोनी वालों के पास कोई पार्क है, तो वो ओनली फॉर, वो पार्क ओनली फॉर कॉलोनी वालों के ही लिए है, ठीक है। और भी कोई आ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वे संसाधन जिसके उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, शमशान भूमि, तालाब, चारण भूमि आदि, जिसका पर्टिकुलर एक समुदाय उसका उपयोग कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन। क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन। उसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन। भाई राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, वे संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हों। उदाहरण सरकारी, भाई कोई सड़क है, सड़क है, ऐसा तो है नहीं कि भाई एक कॉलोनी के अंदर सड़क बनी हुई है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कॉलोनी वासी ही उस सड़क पे घूम सकते हैं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। पूरे राष्ट्र के लिए है वो सड़क, यानी कोई भी राष्ट्र का व्यक्ति हो गया, या राष्ट्र के लिए जो भी राष्ट्र वाले हैं उस सड़क का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं अपन, जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, वे संसाधन जो राष्ट्रीय की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हों। भौगोलिक सीमा कौन सी हो गई, जैसे अपने भारत की सीमा हो गई, तो उसके अंदर जो मौजूद हो, तो उस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। सरकारी जमीन, सड़क, नहर, रेल आदि। उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय क्या होता है बेटा, जिनका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जैसे अंतरराष्ट्रीय, जैसे होता है अपना मैप। क्या है भाई, अपना मैप ऐसा है इंडिया का, कुछ ऐसा ही है। यस, ये अपने इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। तो इस इंडिया के पास अपन को पता है कि ये छोटी सी जगह है, ये कौन सी जगह है, श्रीलंका की जगह। तो कौन सी जगह है, श्रीलंका की जगह। बीच में क्या है बेटा, समुद्र है, बीच में इसके आसपास क्या, समुद्र है। तो देश की जो सीमा होती है, उससे 200 किलोमीटर की दूरी तक क्या होता है, देश का अपन कह सकते हैं उस देश का नियंत्रण होता है। कि भाई जैसे अपने भारत देश की जो 200 किलोमीटर तक की सीमा होगी, यहाँ जो 200 किलोमीटर तक की सीमा होगी, कितनी, 200 किलोमीटर तक की सीमा होगी, वहां तक अपने भारत देश का क्या है, वहां तक नियंत्रण है। उसके बाद दूसरे देश का स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गया। अंतरराष्ट्रीय संसाधन में क्या है कि जो भी देश है उससे, उसकी जो सीमा रेखा है उससे 200 किलोमीटर की दूरी तक उस देश का क्या है, उस देश का नियंत्रण है, और उसके बाद दूसरे देश का स्टार्ट हो जाता है, दूसरे देश का नियंत्रण स्टार्ट हो जाता है, जो भी देश लगता है, ठीक है बेटा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे विकास के आधार पर संसाधन के वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे बेटा, विकास के आधार पर संसाधन। विकास के आधार पर कौन कौन से संसाधन है, एक तो संभावी। संभावी, संभावी क्या होता है, संभावी नाम से ही पता चल रहा है जो संभव हो, ठीक है, जो संभव हो।
जो संभव हो। सेकंड है विकसित, विकसित मीन्स विकास, एक तो विकासशील होता है, एक विकसित मतलब विकासशील मतलब होता है जिसका विकास हो रहा हो, और विकसित क्या होते हैं, जिसका विकास हो चुका हो। भंडार और संचित कोष, भंडार क्या होते हैं, जो भंडार अपन अपने घर में कहते हैं कि भाई धान की बोरियां लेके आए अपन, तो उसको क्या कहेंगे अपन, भंडार। अब इसमें भंडार और संचित कोष दोनों सेम वर्ड है, मीनिंग दोनों का एक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले अपन पढ़ते हैं संभावी। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु अभी तक उनका उपयोग नहीं किया गया हो। भाई ऐसे कौन से आ गए, तो संभावी संसाधन कौन से होते हैं, वे संसाधन जो हमारे प्रदेश में विद्यमान तो है लेकिन उनका उपयोग नहीं हुआ है। तो ऐसे कौन से हैं, जैसे अपन राजस्थान और गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात में क्या होता है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा, ऐसा तो है नहीं हर घर में सौर ऊर्जा से अपन इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ऐसा है नहीं। तो क्या होता है भाई, तो राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा उपलब्ध तो है लेकिन सब जगह उपयोग नहीं हो पा रही है। तो हमने क्या बोला था कि भाई प्रदेश में विद्यमान तो है परंतु अभी तक उनका उपयोग नहीं किया हुआ है, अभी तक उनका उपयोग नहीं किया है, तो उनको ऐसे संसाधन को क्या कहेंगे, संभावी संसाधन। पवन ऊर्जा का ले लेते हैं। पवन ऊर्जा, हमारे राजस्थान में हवा बहुत चलती है ना, तो हवा बहुत चलती है तो उससे अपन पवन ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो चीज़ तो है लेकिन हमारे पास उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, संभावी संसाधन कहेंगे। विकसित संसाधन कौन से होते हैं, वे संसाधन जिनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है विकसित संसाधन कहलाते हैं। गुणवत्ता और मात्रा क्या होती है, जैसे भाई पानी है तो हमको पता है कि पृथ्वी के ऊपर कितना पानी है, तो इसकी मात्रा मतलब परसेंटेज निश्चित किए जा सकते हैं कि भाई पीने योग्य कितना पानी है, समुद्री पानी कितना है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, जिनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है उन्हें क्या कहेंगे, विकसित संसाधन। क्या कहेंगे, विकसित संसाधन कहेंगे। इसमें कौन कौन आ गया, पानी, मिट्टी, यानी मिट्टी में क्या हो गया कि भाई उपजाऊ जमीन भी होती है और बंजर जमीन भी होती है ना, बंजर मिट्टी भी होती है और उपजाऊ मिट्टी भी होती है, तो ऐसे उसकी भी गुणवत्ता कि भाई उपजाऊ कितनी है, बंजर कितनी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विकसित संसाधन, जिसमें गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ठीक है। उसके बाद आता है भंडार और संचित कोष। भंडार क्या होते हैं, पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के आधार के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, भंडारित कहलाते हैं। कि भाई हमारे पास वो चीज तो है लेकिन अभी तक उसका यूज हमने नहीं किया है, उससे हम क्या कहेंगे, भंडार, उससे हम क्या कहेंगे, भंडार, यानी मानव की पहुंच के पार नहीं आया है, वो मानव उसके पास तक नहीं पहुंचा है। यानी जैसे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन ईंधन, यानी हाइड्रोजन गैस जो ईंधन होते हैं हम उनसे क्या बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। तो लेकिन वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आई है अभी तक, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, भंडार, जिसमें क्या होता है, प्रौद्योगिकी के आधार के अभाव, मतलब प्रौद्योगिकी का अभाव है, मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो चीज़ उपलब्ध तो है लेकिन हमारे पास उसके लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भंडार। और संचित कोष, संचित कोष क्या होता है, ठीक उसका उल्टा होता है, वे संसाधन जो पर्यावरण में बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं और इनके उपयोग के लिए पर्याप्त तकनीक भी है परंतु इनका उपयोग अभी बड़े स्तर पर आरंभ नहीं हुआ है, संचित संसाधन कहलाते हैं। जैसे बांधों के जल से बिजली उत्पादन करना, यस, संचित कोष क्या कहलाते हैं कि भाई हमारे पास बहुत सारी मात्रा में बांध है, ठीक है, उनसे हम क्या कर सकते हैं कि भाई जल से हम क्या, बांधों के जल से क्या बना सकते हैं, हम बिजली बना सकते हैं, लेकिन हमारा क्या आ जाता है बीच में, आलस, भाई क्या अपन क्या कर जाते हैं, इसमें आलस आ जाता है। तो क्या कर सकते हैं हम
कि भाई बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, उनके उपयोग के लिए पर्याप्त तकनीक भी है हमारे पास, परंतु हम क्या करते हैं, इनका उपयोग अभी बड़े स्तर पर आरंभ नहीं हुआ है। हमें क्या आ गया भाई, आलस आ गया, हम अभी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, संचित कोष क्या होते हैं कि भाई जिसमें बड़ी मात्रा में उपलब्ध भी हैं, पर्याप्त टेक्नोलॉजी भी है, और परंतु हम इसका उपयोग बड़े स्तर पर नहीं करते हैं। भंडारण में क्या होता है कि भाई उपलब्ध है लेकिन पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, भंडारण। संसाधन क्या होते हैं, गुणवत्ता और मात्रा जिसमें निर्धारित की जा चुकी हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, संसाधन। विकसित संसाधन। संभावी संसाधन कौन से होते हैं, प्रदेश में विद्यमान तो है, वही हमारे राजस्थान में कुछ जगह हैं जहाँ पे सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर सभी लोग तो इसका यूज कर नहीं सकते, सभी लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, ऐसे संसाधन जो प्रदेश में विद्यमान है परंतु अभी तक उनका उपयोग नहीं किया गया है, क्या कहलाते हैं, संभावित संसाधन। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।